हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है कृतिका एंड दिस इज़ O2IS अकेडमी। तो हम आगे बढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश वीकली करंट अफेयर्स के साथ में। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग वीकली यहाँ पर करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं और आज हम 3rd वीक ऑफ मई दैट इज़ 15 to 21 मई के हिमाचल में क्या क्या इवेंट्स रहे हैं उनको पढ़ेंगे। तो जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, HPPSC कोई भी एग्जाम अगर कंडक्ट करवाता है तो उसमें HPGK का कुछ ना कुछ पूछा जाता है और जिसमें से करंट अफेयर्स हिमाचल के ढूंढने बहुत ही मुश्किल होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे चाहते हैं कि हर तरह का करंट अफेयर्स जो है हिमाचल का मिल जाए और आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर हम प्री और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स को कवर करते हैं और जो है रिविजन भी आपका कुछ टॉपिक्स का यहाँ पे साथ साथ में होता रहता है। इन लेक्चर्स के PDF आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपकी टेस्ट सीरीज़ हो गई, फ्री स्टडी मटेरियल है, करंट अफेयर्स हैं, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं जो भी आपको हेल्पफुल लगे। और कोई अगर क्वेरी रहती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस हैंडल पर, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको जल्दी रिप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो शुरुआत करते हैं कुछ प्रीलिम फैक्ट्स से। प्रीलिम फैक्ट्स में वैसे तो साथ में कुछ ना कुछ मेंस का रहता ही है। जैसे कि सबसे पहले एक तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो नेपाल गए थे, लुम्बिनी में उन्होंने एक प्रोजेक्ट का मेंशन किया जो हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर कनेक्ट करता है, तो वो कौन सा है वो देखेंगे। उसके अलावा हम एक और जो आपके अनुराग ठाकुर हैं वो फ्रांस गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ टाइज़ के बारे में बात की है जो हिमाचल, इंडिया दो पर हिमाचल और फ्रांस के कुछ टाइज़ की हमने बात की है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर मेंस के टॉपिक देखेंगे। देन इज़ आपका GS3 है, तो उसमें हमने एक सिल्क सीड सेंटर खोला है और कुछ सब्सिडीज़ की बात करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, एंड तक देखिएगा। आने वाले टाइम में आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, इसके लिए डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन। सो अपनी पहली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है जब हमारे प्रधानमंत्री जी की विजिट थी नेपाल में, तो वहाँ पर MOU साइन किया गया एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बीच में और आपके जो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल है उनके बीच में। अब ये जो पावर प्रोजेक्ट है इसको डेवलप कौन कर रहा है, वो है हमारा स्टेट ओन्ड SJVN सतलुज जल विद्युत निगम। तो वो लोग जो हैं इसको यहाँ पर डेवलप करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ और बातें पता होनी चाहिए कि इसका नाम क्या है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का नाम है अरुण 4। कौन सी रिवर पे है? रिवर अरुण के ऊपर ही है, रिवर अरुणा भी इसको कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि पहला है, इसके अलावा भी ऑलरेडी 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर वहाँ पर SJVN काम कर रहा है और उनने एम्बिशियस भी हैं। आने वाले दिनों में वो चाहते हैं कि करीब 5000 मेगावाट के प्रोजेक्ट जो हैं नेपाल में SJVN वहाँ पर बनाए। अब जो और 2 प्रोजेक्ट्स हैं, अरुण 3 है और लोअर अरुण प्रोजेक्ट है, एक 900 मेगावाट का है, एक 669 मेगावाट का है। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? तो सबसे पहले तो आपका इंडो नेपाल टाइज की जो हम लोग बात करते हैं वो इससे इम्प्रूव होंगे। हम लोग उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दे रहे हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा रहेगा, तो ये इसका एक जो पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है, मॉडल है, वो रहता है, दैट इज़ आपका बूट भी इसको कहते हैं, बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। यानी कि SJVN इसको बिल्ड करेगा, ओन करेगा, ऑपरेट करेगा और बाद में ट्रांसफ़र कर देगा टू दी गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। इसके बीच में नेपाल को भी कुछ फ़ायदे रहेंगे, जैसे कि जो कि पावर इसमें से बनाई जाएगी उसका 21.9% जो है यहाँ पर नेपाल को फ्री पावर रहेगा। 30 साल के बाद वो जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल को मिल जाएगी। तो ये बात कर रहे हैं हम जो आपका 900 मेगावाट अरुण 3 पावर प्रोजेक्ट है उसके बारे में। इसी तरीके से सेम आपकी कंडीशंस जो हैं अरुण 4 है और जो आपका लोअर अरुण प्रोजेक्ट है इनके ऊपर भी है। तो इस तरीके से जो इससे एक्स्ट्रा पावर होगी जो हम लोग वहाँ पर बनाने वाले हैं वो कहाँ पर आएगी, तो वो मुजफ्फरपुर इंडिया में यहाँ पर इसको दिया जाएगा। इसे हिमाचल के नहीं कहेंगे, इंडिया के नेपाल के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, सोशल रिलेशंस हैं, वो यहाँ पर अच्छे होंगे, जो टाइज हैं वो अच्छी रहेंगी। सो दैट वाज द न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आती है बैम्बी बकेट ऑपरेशन जो है इंडियन एयरफोर्स द्वारा यहाँ पर किया गया। कहाँ पर? कसौली में। तो कसौली में एक फॉरेस्ट फायर लग जाती है और वहाँ पर ये बैम्बी बकेट ऑपरेशन किया गया। अब ये होता क्या है, तो जब भी किसी भी तरीके का बड़ा फॉरेस्ट या फिर हम कहते हैं फायर आउटब्रेक रहता है,
वहाँ पर इस तरीके की एक बकेट यूज़ की जाती है। ये जैसे हेलीकॉप्टर है, इसको क्या करेगा, ये किसी भी वाटर बॉडी में डिप करेगा, वहीं से इतना जितना भी वॉल्यूम, बड़ी वॉल्यूम का वाटर जो है कैरी करेगा और सीधे उसको फायर के ऊपर वहाँ पर उसको एक्सटिंग्विश करेगा। सो इस तरीके का वहाँ पर ऑपरेशन हुआ। अभी हिमाचल में ये जो हम फॉरेस्ट फायर की बात करते हैं, इसके बारे में हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि कितने वहाँ पर केसेस रहते हैं। तो सबसे पहले जो ये केसेस हैं, नो डाउट ये डिक्लाइन कर रहे हैं, और हिमाचल में ज़्यादा इतना टेम्परेचर भी नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं जाता है एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स, कम रहता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप ईयर 18-19 की बात करें तो करीब 2500 के पास में फॉरेस्ट फायर थे, 19-20 के पास में 1400 हैं, और 1000 हो गए हैं आपके 20-21 के पास में। क्योंकि हिमाचल एक माउंटेनियस रीजन है, इसकी वजह से आग को बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब जैसे आपके फायर ब्रिगेड्स भी हैं या और भी किसी तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं आग को बुझाने के लिए, वो माउंटेनियस रीजन्स में अगर बहुत बड़ी किसी की घास नहीं है ना, वहाँ पे लगी आग, तो वहाँ पे कैसे लेके जाएंगे पानी? सो इट बिकम्स वेरी हार्ड। इसी के लिए हमें इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली जो आपके फॉरेस्ट में इस तरीके के फायर्स रहते हैं। इसके रीजन्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले अनयूजुअली हाई टेम्परेचर्स, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, विद टाइम क्लाइमेट चेंज कहें या फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी वजह से आपके जो टेम्परेचर्स हैं वो हाई ही रहते हैं। फिर आगे आपके एनक्रोचर्स एंड पोचर्स, बहुत बार जो आपके पोचिंग करने के लिए आते हैं वो लोग लगा देते हैं। छोटी चीज़ें हैं जो कभी कभी ध्यान में नहीं रहती हैं, जैसे कि कहीं पे आग जलाई थी या फिर बीड़ी सिगरेट पीते हैं, ये वाली चीज़ें जो है ये काउंट भी नहीं होती हैं इन रीजन्स में जहाँ पे फॉरेस्ट फायर ये हमेशा जो है इन्हीं से शुरू होती है अक्सर। एक और चीज़ क्या होती है, हिमाचल में मार्च जून ये वाला टाइम है जब पाइन, चिर हम कहते हैं, उसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल ड्राई होते हैं, तो उनमें हल्की सी भी अगर स्पार्क भी टच होती है तो वो जो फायर है वहाँ पर शुरू कर देते हैं। इससे 15% जो एरिया है स्टेट का वो वल्नरेबल रहता है फॉरेस्ट फायर के लिए। उसके अलावा नेचुरल कॉजेज़ भी रहते हैं फायर के, जैसे लाइटनिंग हो गया, जैसे बैम्बूज रहते हैं, जब भी वो भी आपस में रब करते हैं तो उनमें से भी यहाँ पर स्पार्क जो है बनता है, और उसके बाद में क्या होती है, आपकी फॉरेस्ट फायर्स होती हैं। तो इनको हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, जैसा मैंने आपको बताया भी कि माउंटेनियस रीजन में मुश्किल हो जाता है। इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, यानी कि फॉरेस्ट फायर जब होती है तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स रहते हैं। अब ये ऐसा नहीं है ये हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, ये आपके नॉर्मल जीएस में भी इम्पॉर्टेंट है, नेशनल हो या इंटरनेशनल लेवल हो। अमेज़न जल रहे हैं या फिर हमारे अपने जंगल, उनसे बहुत सारा लॉस रहता है, चाहे वो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम देखते हैं, फ्लोरा एंड फौना को इम्पैक्ट पड़ता है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है वो वहाँ पर डिप्लीट होता है, ख़राब होता है, फॉरेस्ट कवर है, देन ग्लोबल वार्मिंग तो है ही, देन वी टॉक अबाउट दी वैल्यूएबल टिम्बर। वैल्यूएबल टिम्बर तो चलो फिर भी लास्ट में आएगा, जो लॉस ऑफ लाइफ होता है सबसे पहला तो वही होता है फ्लोरा एंड फौना का, उसके बाद में ये जो चीज़ें हैं ये भी आप पढ़ सकते हैं, आपको हेल्प करेंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा एक और प्री फैक्ट हमें देखने को मिलता है कि मंडी स्टेट में एक नई यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। तो अभी ये नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ की तरह चल रही थी, लेकिन हिमाचल में क्या है कि सारे की जितने भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनका जो एफिलिएशन है वो HPU से आता है, यानी कि वो HPU के अंडर ही यहाँ पर वर्क करती हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है कि HPU कहाँ है, आपके शिमला में, कैपिटल में है, और अगर लाहौल का बच्चा वहाँ पर उसको जाना पड़े किसी भी छोटी चीज़ के लिए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेसल हो जाता है, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, और उसको यहाँ पर बहुत सारी मशक्क़त करनी पड़ती है HPU तक पहुँचने के लिए किसी भी छोटे काम के लिए। तो मंडी में जो आपकी यूनिवर्सिटी बनाई गई सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, इसको यहाँ पर ये जो औधा है हम कह सकते हैं वो दिया जाएगा कि आने वाले टाइम में जो आपके छोटे यूनिवर्सिटी रिलेटेड टास्क हैं उनको यहाँ पर लाया जा सकता है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में जो 5 आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मंडी, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति, उनके कॉलेजेस इसके अंडर यहाँ पर आएंगे। तो कैबिनेट ने अभी इसको अप्रूवल ये दिया है, इससे बहुत सारे लोगों को हेल्प होने वाला है और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस रहेगी। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी, साइंस सेंटर खोला गया पालमपुर में, पालमपुर साइंस सेंटर। तो ये इसकी इनॉग्रेशन की आपकी श्री अनुराग ठाकुर जी ने, जो हमारे यूथ एंड अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अभी, और वो बहुत कुछ कर रहे हैं यहाँ पर हिमाचल में,
और वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये पहला साइंस सेंटर हिमाचल में खोला गया और इसको डेवलप किया है आपका NCSM ने, दैट इज़ नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम। तो ये इस तरीके के सेंटर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्यों ज़रूरी होते हैं? बच्चे में वेरी अर्ली एज में ये साइंटिफिक टेम्परामेंट या क्यूरोसिटी जो है ये क्रिएट करते हैं। जैसे प्लानिटोरियम हो गया या थीम बेस्ड गैलरीज हैं, ये बच्चे के जो कॉग्निटिव हम कह सकते हैं कॉग्निटिव दोनों जो डेवलपमेंट है उसमें हेल्प यहाँ पर करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक थीम बेस्ड गैलरी भी रहेगी जिसका नाम है अनटेम्ड अर्थ। तो अगर मैं आपको 4 यहाँ पर स्टेटमेंट बना के दे दूँ कि एक है आपका पहला साइंस सेंटर खोला गया हिमाचल में, कहाँ पर खोला गया? पालमपुर में। दूसरा है इसको डेवलप किया NCSM ने। एंड तीसरा आ गया आपका कि वहाँ पर एक थीम बेस्ड गैलरी है जिसका नाम है टेम्ड अर्थ। सो इसी तरीके के प्री क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका है अनटेम्ड अर्थ। इतना सा ही डिफरेंस रहता है किसी भी चीज़ को ध्यान से पढ़ने में और उसको ऐसे ही चलते फिरते देखने। सो नेक्स्ट न्यूज़ थी हमारी CM रिलीजेस कलेक्शन ऑफ पोएम्स इन कुल्लू। तो हमारे जो CM हैं मिस्टर जयराम ठाकुर, उन्होंने एक बुक को यहाँ पर रिलीज़ किया जिसका नाम है हाशिए वाली जगह। ये आपकी जो भी बडिंग अभी पोएट्स हैं हिमाचल में, पोइट्री लिख रहे हैं थोड़ी थोड़ी आगे, उसमें भी कुछ परसू करना चाहते हैं, उन सब की पोइट्री को इसमें कलेक्ट किया गया है। किसने किया है? इट वॉज पब्लिश्ड बाय हिमतरु प्रकाशन उन्होंने, और एडिट किसने किया है? तो वो भी पोएट हैं गणेश गनी। इन्होंने मिलके हाशिए वाली जगह को यहाँ पर प्रमोट किया और उसको यहाँ पर रिलीज़ किया गया। तो आपको बस इसके जो पब्लिश किसने किया है या क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं, उन्होंने भी 2 बुक्स को यहाँ पर रिलीज़ किया है। 2 बुक्स जो है, एक है आपका शक्तिपीठ है एक का नाम है माँ और द्वंद्व। तो ये आपकी जगदीश शर्मा जी ने यहाँ पर लिखी हैं। और जैसे इसका नाम है शक्तिपीठ, हिमाचल शक्तिपीठ, यहाँ बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो ये उनके बारे में बात करता है। और ये जो भी आपकी रिच हिस्ट्री है, कल्चर है, उसको यहाँ पर बताता है। तो प्री फैक्ट डायरेक्टली क्या रहेगा? 2 बुक्स हैं, शक्तिपीठ है, माँ और द्वंद्व। किसने लिखी है? जगदीश शर्मा ने। नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू कंस्ट्रक्ट टैक्सी ट्रैक एट कुल्लू एयरपोर्ट। तो ये है कुल्लू का एयरपोर्ट। अभी हिमाचल में हम लोग देख रहे हैं टूरिज़्म का भी जो इशू आ रहा है कि यहाँ पर टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए अच्छे एयरपोर्ट या फिर इनको अच्छे से ऑपरेशनल किया जा सकता है। लेकिन इस वजह से, टूरिज़्म की वजह से ये न्यूज़ में नहीं था। ये बात आई NCC कैडेट्स की, तो उनको ट्रेनिंग के लिए क्या है, वो भुंतर में यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम ये फैसिलिटी देना चाहते हैं। अब ये जो है ये आपका ट्रैक है, और टैक्सी ट्रैक या टैक्सी एरिया किसको कहते हैं? वो रहता है आपका एक्स्ट्रा एरिया जहाँ पर पार्किंग होती है। यहाँ ये तो रनवे है, यहाँ पर रन करेगा कोई भी आपका जो भी एयरक्राफ्ट है, और वो जहाँ पर लैंड करके आराम से जहाँ पर पार्क करने वाला है, या फिर वो जो टैक्सी एरिया है वो यहाँ पर ज़्यादा चाहिए। अब जो NCC कैडेट्स हैं जिनको ट्रेनिंग देनी है, वो चाहते हैं कि जो 2 सीटर माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट है उसको यहाँ पर अच्छे से लैंड करवाया जाए, या फिर टैक्सी एरिया को बड़ा यहाँ पर किया जाएगा। सो इतनी सी ये आपकी न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ आ गई हमारी पुलिस वेरिफिकेशन को लेके। तो हिमाचल बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म करता है। यहाँ पर एक रैंकिंग दी जाती है बेसिकली कि जो पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन करवानी है वो आप किसी भी स्टेट में कितने दिन में करवा सकते हो। तो हिमाचल में वो आप 1.67 डेज में यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगी पासपोर्ट के लिए। 2016 में ये 70 दिन हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा लंबा टीडियस प्रोसेस था। इसको जो है ईजी किया गया। गवर्नेंस का एक बहुत रोल इसमें बड़ा रोल रहता है, और उसको कितना कर दिया गया? 1.67 डेज। तो यहाँ पर फैक्ट 1.67 रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी वर्कशॉप ऑन पेंटिंग मार्क्स म्यूजियम डे। तो सबसे पहले तो डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा म्यूजियम डे कभी मनाया जाता है। तो ये आपका 18 मई को यहाँ पर मनाया जाता है। इसको आर्कियोलॉजिकल साइट कांगड़ा में भी मनाया गया, कांगड़ा फोर्ट के अंदर जो है, और उसका थीम था द पावर ऑफ म्यूजियम्स। तो यहाँ पर इसको मनाया गया। इस साल का थीम याद रखना है। और इसमें बात क्या की गई, तो सिंस हम कांगड़ा फोर्ट में हैं, तो जो आपकी कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स हैं उनके लिए वर्कशॉप यहाँ पर रखा गया था, उनके बारे में बताया गया। उसके अलावा जो आपके ट्रेडिशनल डांसेस है, पहाड़ी डांसेस, जिनमें से एक का मेंशन किया गया, गद्दी ट्राइबल डांस जमकदा।
अब हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, ये आप कमेंट डाउन करके बताइएगा कि क्या है। लेकिन अब आप देखेंगे कि जैसे ये डांस है यहाँ पर, ये ना तो आपको ब्लोकरा में मिलता है ना और किसी बुक में मिलता है, तो इस तरीके की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है कि ये क्या है, ये आपका गद्दी ट्राइबल डांस है, डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है। तो ये आपको अपने नोट्स में ऐड कर देना है, जो भी आपके HPGK के नोट्स हैं वहाँ पर आप इस डांस फॉर्म को भी ऐड कर दोगे। ये अक्सर हमें न्यूज़ में ही मिलते हैं, बुक्स जो हैं उनके ऊपर आप हर चीज़ के लिए रिलाय नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में बताया, तो न्यूज़ में था, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में अगर हम बेसिक सी चीज़ें देखें तो सबसे ज़्यादा इनको जो पेट्रनेज है वो किसने दी थी, राजा गोवर्धन सिंह ने। तो जब आपके मुग़ल थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ करते थे, है ना, देवर द वंस जो चाहते थे आर्ट को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉस्पर करते थे। तो उसी टाइम पे जब उनका डिक्लाइन हमने देखा, वो भागकर कहाँ पर आए, कांगड़ा रीजन में। और कांगड़ा रीजन में उस वक्त राजा गोवर्धन सिंह रूल किया करते थे। तो उन्होंने यहाँ पर आर्ट को, जो भी आपकी पेंटिंग्स थी, उसको सहारा दिया और यहाँ पर वो फ्लरिश किया। वो सबसे ज़्यादा जेनिथ पे किसके टाइम पे गया, तो महाराजा संसार चंद के टाइम पे, जब वो यहाँ पर रूल किया करते थे। वो भी आर्ट लवर यहाँ पर थे। अगर हम इसकी थीम की बात करें तो थीम जो है इसका हमें फेमिनिन चार्म देखने को मिलता है, जैसे फेमिनिन फेस दिखाया गया है, बॉडी दिखाई गई है। उसके अलावा जो आपके अगेन राधा कृष्ण रहते हैं, इस थीम के ऊपर काम किया जाता है। इसमें आपके मिनरल के एक्सट्रैक्ट को यूज़ किया जाता है और थोड़े जो वाइब्रेंट कलर्स हैं वो हमें इसमें देखने को मिलते हैं। ये थी आपकी कांगड़ा पेंटिंग्स। सो नेक्स्ट न्यूज़ आ गई हमारी कि जस्टिस अमजद ए सैयद, इनको रेकमेंड किया गया है फॉर चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जब भी इनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा तब हम इनके बारे में भी देखेंगे ये कहाँ से हैं। उसके अलावा हिमाचल में जो हिस्ट्री रही है चीफ जस्टिस की, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इनका नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ आ गई हमारी, दिस इज ओके। सो नेक्स्ट न्यूज़ आ गई हमारी, जो आपके श्री अनुराग ठाकुर जी हैं वो फ्रांस गए और फ्रांस में उन्होंने ट्रिब्यूट पे किया 3 लोगों को। वहाँ पर स्टैच्यूज़ बनाए गए हैं। एक थे महाराजा रंजीत सिंह, एक थे फ्रांसिस एलार्ड और एक थी चंबा की राजकुमारी। तो चंबा की राजकुमारी वहाँ पर कैसे, ये सारी बातें जो हैं हम देखेंगे। यही इंपॉर्टेंस रखती हैं यहाँ पर फ्रांस इंडिया के रिलेशंस भी, और हिमाचल के लिंक जो हैं फ्रांस में किस तरीके से पहुँचे। तो सबसे पहले हम फ्रांसिस एलार्ड की ही बात करते हैं। तो ये आपके नेपोलियन की आर्मी में सर्व किया करते थे। जो आपकी बैटल ऑफ वाटरलू है उसमें भी इन्होंने पार्ट लिया था। फिर जैसे नेपोलियन का डिक्लाइन हुआ, उसका एम्पायर जो है एग्जाइल में चला गया, ये भी वहाँ से बाहर आए और ये मिले महाराजा रंजीत सिंह से यहाँ पर आकर, और उनको उन्होंने अपनी सर्विसेज देनी शुरू की। बाद में महाराजा की आर्मी में ये रहे। और इसी दौरान ये किससे मिले, ये चंबा की एक राजकुमारी से मिले जिनका नाम था बन्नू पांडेई, और उनके साथ में इनको प्यार हो गया। अभी ये जो लव स्टोरी है ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, ये आगे जाते हैं और सेंट ट्रोपेज 1834 में वो उनको सेंट ट्रोपेज फ्रांस लेकर गए और उनसे शादी कर ली। वहाँ पर उन्होंने क्रिश्चियनिटी में जो है कन्वर्ट कर लिया। इनके 7 बच्चे थे। और कुछ सालों के बाद जब भी आपके एलार्ड को वापस आना था तो वो वापस आए वहाँ से, लेकिन इंडिया अपनी प्रिंसेस को नहीं लेके आए। इसका एक रीज़न था, उन्हें लगा जब अगर मेरी जान इसमें चली जाती है तो मेरी जो वाइफ है उनको यहाँ पर सती कर दिया जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने उनको सेंट ट्रोपेज में ही छोड़ दिया। 3 साल के बाद में उन जो पेशावर है वहाँ पर उनकी जो है डेथ हो गई थी। लेकिन जो आपकी प्रिंसेस बन्नू हैं उन्होंने अपने 7 बच्चे थे उनके साथ में वो सेंट ट्रोपेज में ही रही। वहाँ पर एक घर बनाया था एलार्ड ने स्पेशली उनके लिए, वो उसी में 1884 तक वहाँ पर रही। तो ये थी आपकी कहानी। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी, मरगुल उत्सव मनाया गया उदयपुर में, जो आपका लाहौल एंड स्पीति में है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये इस तरीके से आपका उत्सव मनाया गया। तो इस तरीके के जो फेस्टिवल्स हैं ये अक्सर जो न्यूज़ में रहते हैं वो पूछे जाते हैं। तो कहाँ पर मनाया गया, उदयपुर में, लाहौल एंड स्पीति में। कितने दिन का होता है, ये 3 दिन का रहता है। ये शुरू होता है मुर्कला माता देवी टेम्पल जो है, जब वहाँ पर पूजा की जाती है वहाँ से ये शुरू होता है। फिर शोभा यात्रा निकाली जाती है और बहुत सारी जो छोटी चीज़ें हैं यहाँ पर की जाती है। डांसेस हो गए, फोक कल्चर जो है उसको प्रेजेंट किया जाता है, आर्ट हैंडीक्राफ्ट को यहाँ पर दिखाया जाता है। और कमाल की बात, टूरिस्ट को भी यहाँ पर देखना अलाउड होता है। सो दे कम और जो है वो 9 डांसेस जो वहाँ पर रहते हैं उसको देखते हैं।
वहाँ पर टीम्स आती हैं लाहौल स्पीति की, किन्नौर की, पांगी, भरमौर, और स्टेट लेवल कंपटीशन वहाँ पर फोक डांस का रहता है। सो इस तरीके की कल्चरल रिच जो चीज़ें हैं ये टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और अगेन आपको इस फेस्टिवल के बारे में पता होना चाहिए। रही बात शोभा यात्रा की, तो इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल आया था जो बात करता था कि ये जो यात्रा है इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के, क्योंकि हिमाचल में जो है हम कह सकते हैं ये यात्रा, जैसे यात्रा बाहर पॉलिटिकल मकसद के लिए भी अभी निकाली जाती है, लेकिन हिमाचल में जैसे देव यात्रा जिसको हम यात्रा कहते हैं वो निकाली जाती हैं, उसके ओरिजिन के बारे में उसमें बात की गई है। सो एक बार जो है गिव इट अ रीड, यू विल एंजॉय। नेक्स्ट न्यूज़ आ गया हमारा कि हिमाचल में स्पेशली कैपिटल दैट इज शिमला में विमेन के अगेंस्ट क्राइम के केसेस कम हुए हैं। अभी इसका रीज़न क्या है वो भी हम देखेंगे, पहले स्टैट्स देख लेते हैं। तो स्टैट्स कहते हैं कि ये 47 से 48% तक केसेस कम हुए हैं। अगर हम बात करें रेप केसेस की तो वो 34 से 18 तक पहुँचे हैं। आपके 37 मोलेस्टेशन केसेस 37 से 19 तक पहुँचे हैं। इसी तरीके से हमें डिक्रीज इसमें देखने को मिला है ओवर दी प्रीवियस ईयर। अब इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस बहुत अच्छा है। दूसरा ये भी हो सकता है कि क्या पता केसेस रिपोर्ट ही नहीं किए जा रहे, है ना, लेकिन उस डायरेक्शन में हम लोग नहीं जाएंगे सिंस हम आगे मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वी विल अज्यूम द बेस्ट। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड भी की गई हैं, जैसे हर जगह सीसीटीवी कैमरास हैं, या विमेन पुलिस स्टेशंस खोले जा रहे हैं अलग से, जो विमेन राइट्स हैं या विमेन जो है पुलिस में, वो ज़्यादा अवेयरनेस यहाँ पर क्रिएट कर रही हैं। जो आपके विमेन पर्सनल्स हैं उनको स्कूटीज़ भी पुलिस स्टेशन से दी जाती हैं फॉर इंक्रीज्ड मोबिलिटी। तो इस तरीके के ये जो छोटे स्टेप्स रहते हैं, स्पेशली ये आप लिखेंगे मेंस में, आपको बहुत हेल्प करेगा, जहाँ पर पूछा जाएगा कि पुलिस सिस्टम को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लेती है। तो इस तरीके के स्टेप्स जो है यहाँ पर लिए जाते हैं। इसमें एक कॉफ़ी टेबल बुक वीरांगना का भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये भी आपकी विमेन जितनी भी हिमाचल पुलिस में है उनकी जर्नी को यहाँ पर बताता है। तो इससे क्या है, अगर आपको पूछा जाए कि वीरांगना किस चीज़ के ऊपर लिखी गई है, किस तरीके की किताब है, तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस अधिकारी रही हैं जितनी भी पुलिस में, उनकी जर्नी के बारे में लिखा गया। सो नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी, हिमाचल के सीएम ने एक नया सिल्क सीड सेंटर खोलने की बात की। कहाँ पर? थुनाग में। तो इसको इनॉग्रेट किया गया। अभी ये सिल्क सीड सेंटर क्या होता है, तो सिल्क के सीड की अगर मैं बात करूँ, जो एग है इसको हम पोलूकोनी भी कहते हैं। अभी ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए, तो बेसिकली इस एग के ऊपर बेस होता है कि किस तरीके का सिल्क का प्रोडक्शन रहेगा, उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। और ये दूसरा सेंटर इस तरीके का खोला जा रहा है। थुनाग कहाँ पर है? आपका मंडी में। पहला ये है आपका पालमपुर में। उसके अलावा हिमाचल में करीब 12,000 के पास में फार्मर्स हैं जो सेरिकल्चर को यहाँ पर प्रोसेस करते हैं या उससे भी अपनी इनकम यहाँ पर जनरेट करते हैं। उनके लिए यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। सेरिकल्चर को भी इससे प्रमोट किया जाएगा क्योंकि ये एक एडिशनल इनकम अगेन फार्मर्स के लिए यहाँ पर रहता है। इसके लिए अलग अलग सब्सिडीज़ दी गई हैं, जैसे कि सिल्क रेयरिंग हाउसेस हैं उनके कंस्ट्रक्शन के लिए, देन आपका मलबेरी प्लांटेशन है, सिल्क वर्म के जो आपका परचेज रहता है रेयरिंग मटीरियल के लिए, उसके लिए अलग अलग सब्सिडी स्पेशली जो आपकी कैटेगरीज हैं उनको यहाँ पर दी गई हैं। सो आज की लास्ट न्यूज़ है हमारी, हायर सब्सिडी ऑन पेस्टिसाइड्स फॉर हिमाचल फ्रूट ग्रोअर्स। तो ये आपके पढ़ने के लिए है, मैं आसान भाषा में समझाती हूँ कि हिमाचल के जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं उनको सब्सिडी दी गई 4,000 रुपये जो आपके टेम्परेट फ्रूट्स हैं उनके लिए, और 2,000 रुपये जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं मैंगो गुआवा उनके लिए। लेकिन इसको उन्होंने बेनिफिट इसका नहीं लिया। इसके रीजंस थे कि इसकी जो ग्रांट है उसको लेना बहुत ही टफ है, या फिर हम कह सकते हैं अगेन बहुत सारा काम है, उदय कार्ड बनवाओ, अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है उसको करो। तो उसी सब्सिडी को इंक्रीज़ किया है, पिछला 1 साल हो गया है, ज़्यादा लोगों ने इसका बेनिफिट नहीं लिया, तो इसी का बेनिफिट लिया जाए, इसी के लिए सब्सिडी को इंक्रीज़ किया गया है। तो जो मैं प्रोसेस आपको बता रही थी, प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इसमें, जिससे एक जो आपके नॉर्मल फ्रूट उगाने वाला इंसान है या फिर हमारे ऑर्चर्ड जिनके हैं लोगों के, वो नहीं इससे जाना चाहते। वो कह रहे हैं कि जो पुराने वाले हमारे नॉर्मल से हमें सब्सिडीज़ दी जाती थी, हमें उसी तरीके से दी जाए, हमें ये डीबीटी वगैरह जो है वो उसको स्क्रैप किया जाए, हमें नहीं चाहिए, पुराने वाला सिस्टम जो है वापस लेके आइए।
इसमें आपको अपने पोर्टल में लैंड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डालने पड़ते हैं, उद्यान कार्ड बनाना पड़ता है, फिर उसको डिजिटाइज करना पड़ता है, और भी बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं। इस तरीके से प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इसमें, जिसको ओवरकम किया जाएगा। इसको ईजी करना है ताकि जो लोग हैं इस तरीके की जो भी आपकी सब्सिडीज़ रहती हैं इनका फ़ायदा उठा सके, जिसके लिए ये बनी है ना। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।